B2H6 का पिछले पार्ट में, पिछले क्लास में हम लोग मिथाइलेशन हम लोगों ने किया था। मिथाइलेशन का प्रोडक्ट जो था, उसका मिथाइलेटेड प्रोडक्ट वो अप टू 4 मेंबर्स वाला पॉसिबल था, 6 मेंबर्स वाला पॉसिबल। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि हाँ, मिथाइल आपका बड़ा ग्रुप है तो वो टर्मिनल पर तो आराम से रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, लेकिन ब्रिज पोजीशन पर हाइड्रोजन को रिप्लेस, अगर आप ब्रिज पर उसको लगाएंगे तो वहां क्राउड हो जाएगा। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम लेते हैं Al2H6 तो उसका अप टू 6 मेंबर, बोलो मिथाइलेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं? तो उस केस में क्या बन जाएगा? Al2CH3 होल 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पीछे का और कोई, किसी को कोई डाउट? Al2CH3 होल 6 में कोऑर्डिनेशन नहीं, Al2CH3 होल 6 में कोऑर्डिनेशन। हाँ, हाँ आइए। तो ये एक कंपाउंड हमने दिया था, बस इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, ज्यादा नहीं। वो आपकी बॉन्डिंग को फिर से समझने के लिए बस डिस्कशन किया जा रहा है, उसका और कोई उसका मकसद नहीं। Al2CH3 होल 6। देखिए, 2 एल्यूमिनियम हमने ले लिया और ऑब्वियस सी बात है 6 मिथाइल है आपके पास। आपने 4 मिथाइल टर्मिनल पे लगाया है और 2 मिथाइल ब्रिज पर। यही करना होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट यह है, जो आपके पास ब्रिज कार्बन है, आपको क्या लगता है इस कार्बन की कोवैलेंसी कितनी? इस कार्बन की कोवैलेंसी कितनी? 4 या 5? हाँ, बहुत अच्छा। आप अगर 5 जवाब देते तो हम आपको गली आ चुके होते। कितना होगा? क्योंकि हम कार्बन के 5 कोवैलेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुड। दूसरी बात, इस ब्रिज की बॉन्डिंग को इस बार समझिए अच्छे से। ब्रिज बॉन्डिंग किस तरह की? देखिए, ब्रिज बॉन्डिंग, इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिडेशन sp3। तो एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो जरा देखो, इस एल्यूमिनियम, इसके पास 4 ऑर्बिटल है। चारों ऑर्बिटल्स कौन कौन है? sp3। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने में आ गए? इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखा लेंगे अपन। चलो Al, ठीक है। अच्छे से। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। तो यहां लिया 1 2 और यहां पे लेना हमें। ये वाला तो नॉर्मल खेल करेगा। कौन वाला? बाहर में आप 1s लगा लेंगे ना, तो बाहर, सॉरी 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 सॉरी, कार्बन का sp3 लगाएंगे। कार्बन का क्या लगाएंगे? तो अगर आपसे पूछा गया Al2CH3 होल 6 में टर्मिनल पे कौन सा ओवरलैप है, तो sp3 एक्सियल है या फिर एंगुलर है? एक्सियल ओवरलैप। तो आप एक ये भी कह सकते हैं, सही है। अब यहां भी लोग इसी तरीके से हो जाएगा। ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp3, और ये नॉर्मल ओवरलैप है, सही है ना। यहां भी हम लोग इसी तरीके से CH3 लगा चुके हैं। अब आइए ब्रिज की बात करें। कार्बन का एक कौन सा ऑर्बिटल आएगा और एक इलेक्ट्रॉन लाएगा ये, और ये कौन सा ओवरलैप होगा एक बार फिर से?
एंगुलर ना, ये कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल है? क्या आपको ये आया समझ में अच्छे से? तो ब्रिज पोजीशन पर जो ओवरलैप है वो कौन सा ओवरलैप है? नहीं, एंगुलर में कौन सा? sp3 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 एंगुलर ओवरलैप। और कितना इलेक्ट्रॉन कितना सेंटर है? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर ब्रिज बॉन्ड। डेफिनेटली क्लियर हो गया। और कोवेलेंसी कार्बन की ब्रिज पर हम लोग 4 ही बोलेंगे, 5 नहीं। एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपसे पूछा था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें एल्यूमिनियम का कितना? कुछ दिमाग लगा आपका? एक एल को कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर यही है ना। तो एक एल को कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? कैसे? एल, इस एल को देखो, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 4 मिथाइल और सामने एल्यूमिनियम एटम एकदम फ्रंट पर। समझ में आया? तो इसके टोटल चारों तरफ सराउंडिंग 5 है। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इसमें कितना है? 5। हालांकि हमसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे से बता दिया। हाँ, सामने वाला एल्यूमिनियम इससे अटैच है, आप फील कीजिए। अटैच नहीं है? क्या ये एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम अटैच है कि नहीं है? बिल्कुल अटैच है। यहां से यहां क्या है? एक ही ऑर्बिटल है ना, मतलब एक ही बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल है। और उसी के साथ कौन शेयर कर रहा है? आपका ब्रिज पर का एक कार्बन अपना एक ऑर्बिटल शेयर कर रहा है। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये सामने में है कि नहीं है? तो आप ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सर अटैच रहेगा तभी तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करेंगे। तो ये अटैच है या नहीं है? बिल्कुल अटैच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? कैसे हुआ? फिर से काउंट कर लीजिए। 1 मिथाइल, दूसरा मिथाइल, 2, तीसरा, चौथा और सामने में एक एल्यूमिनियम, टोटल 5। क्लियर हो गया अच्छे से? क्लियर? किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए अब वापस हम लोग डायबोरेन पर चलते हैं। एक आ गया था ऐसे। आप लोगों को वो स्कूल से आ रहा है कॉल वॉल की नहीं? आजकल खूब सुनाई दे रहा है कि बिहार सरकार बहुत मेहनत कर रही है। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? मेहनत कर रही है तो अच्छी बात। हाँ, तो मतलब खूब ट्राई ले रही है, चाह रही है कि स्कूल से वापस आए लोग। हाँ, ये सब हिम्मत तो बिहार में क्या? टेंशन नहीं लीजिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप लोग को नहीं कह रहे, गाना है तुमको पसंद हो तो हम गा दिए। हाँ, अच्छा मैडम, आप लोग भी एक प्रेम पत्र लिख करके भेज दीजिए स्कूल। जैसे आप लोग को भी आया होगा ना लव लेटर स्कूल से, आप लोग भी भेज दीजिए। क्या लिखिए? सुनो, तुम बहुत बेवफा हो, हर बार बुला लेती हो, लेकिन आगे आप समझ रहे हैं। भावनाओं को मतलब हर बार बुला लेते हो, बोलते हो कि पढ़ाई होगी पढ़ाई होगी, पढ़ाई होती नहीं है, गपशप में लगा देती हो। स्कूल को बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना? एक लिखो, तैयार करो, जल्दी से भेज देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज देना। चलो आ जाओ। तो हम लोग लास्ट क्लास में काफी सारे रिएक्शंस कर रहे थे अलग अलग लुईस बेसेस के तरफ, था ना? किसका किसका किए हुए? हाँ, एक स्पेशल केस हमने बोला था, वो डिस्कस कर लेते हैं। B2H6 टुवर्ड्स
अमोनिया ना, अमोनिया एट डिफरेंट कंडीशन। देखिए B2H6 पर अगर आप अमोनिया डालेंगे, अलग अलग 3 कंडीशंस पर जान लीजिए आप, क्योंकि तीनों आपको कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर, पहला कंडीशन क्या है? एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर। और जनरल कंडीशन नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसी को समझा जाता है, ठीक है। तो एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर। दूसरा, एक्सेस अमोनिया ध्यान से, यहां 2 लगा हुआ है, 1:2, ये भी एक्सेस अमोनिया है। नहीं आया समझ में कि नहीं हुआ? अगर आपने डबल अमाउंट रखा है B2H6 के रिस्पेक्ट में तो एक्सेस ही हुआ ना। तो 1:2 लेकिन 2, याद रखने का तरीका 1:2, इधर 2 लगा हुआ तो इधर हमने 2 लगा दिया। और ये भी अब हाई टेम्परेचर पर आ गया। किस पर आ गया ये? और तीसरा कंडीशन, अमोनिया का अमाउंट और ज्यादा बढ़ा दें, एक्सेस अमोनिया और हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर अब पहले से भी और ज्यादा, ठीक है। देखिए पहले वाले का प्रोडक्ट है B2H6 डॉट, जो लास्ट क्लास हमने किया था, आयोनिक एडेक्ट ना। और हमने बोला कि नहीं कुछ बोला जाए तो सामान्य कंडीशन, इसी को समझा जाएगा, यही हमारा नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। सेकेंड वाले केस में एक्सेस अमोनिया 1:2 में, हाँ, बोराजीन B3N3H6, B3N3H6 क्या बोलते हैं इसको? बोराजीन। हालांकि इसको हमेशा बोराजीन नहीं बोलते हैं। हाँ, जिस समय में वो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू आएगा स्ट्रक्चर और बेंजीन के तरह का स्ट्रक्चर आता है, उस समय में बोराजीन कहते हैं। हम अभी लिख देंगे इस चीज को, बोराजीन। और तीसरे केस में आता है Bn का होल एक्स, मतलब बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन का नाइट्राइड। अच्छे से देखिएगा, पहले केस में एक्सेस अमोनिया लो टेम्परेचर B2H6.2NH3, आयोनिक एडेक्ट वाला। आयोनिक एडेक्ट क्या है इसमें, याद करें, BH2NH3 का होल 2 प्लस ना, और BH4 माइनस, यही था ना। और जब हम 1:2 रेशियो में डालते हैं, हाँ 1:2 में कंफर्म रहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना। आप रो रही हैं क्या? हाँ, आंख में आंसू आंसू है। अरे तुम टेंशन नहीं लो, बुलाती है और जाना भी है तुमको। अच्छा, चश्मा, अच्छा इसलिए आंख से आंसू आ रही है। हमको लगा, हम कंफ्यूज हो रहे थे, हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि रो रही है, आंख से आंसू आ रहे। नहीं, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, सैटरडे को निकलना। आज CBSE बोर्ड है तो तुम्हारा बोर्ड ही बेवफा है, वो हम क्या कर सकते हैं। उन लोगों का तो स्कूल बेवफा है, तुम्हारा तो पूरा पूरा बोर्ड ही बेवफा है। हमेशा एग्जाम डालेगा किस टाइम में? जेईई मेंस के एग्जाम के डेट बीच में। तो आइए, तो देखो 1:2 वाला ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं आना। 2 कहां पे लगाएंगे, हम कैसे याद रख रहे हैं? 2 बोरॉन में लगा हुआ है तो 2 दूसरे साइड लगाना, नहीं। और ये वाले में हाई टेम्परेचर। अब एक पॉइंट और आई, ऊपर वाले को ही अगर आप, इसको भी अगर आप गर्म करेंगे तो यही है। नहीं समझे? अगर आप इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो यही है। तो B3N3H6 को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, या तो आप एक मैकेनिज्म ये फॉलो कर सकते हैं, दूसरा अगर आपके पास वो आयोनिक एडेक्ट है तो उसको हीट करके आप ये ला सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट। अब अगला पॉइंट,
अगर इसको और ज्यादा हीट करें हाई टेम्परेचर पर, काफी हाई टेम्परेचर पर चले जा रहे हैं हम लोग, तब उसके बाद वो टूट करके बोरॉन नाइट्राइड आएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। नहीं आया समझ में? क्या बोला हमने? ध्यान से, अगर हमने बोला कि अगर आपने B2H6.2NH3 को पहले हीट किया तो क्या आया टूट के ये B3N3H6, और अगर इसको आपने और ज्यादा हीट किया हाई टेम्परेचर पर तो ये आपका बोरॉन का नाइट्राइड देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया अच्छे से? पॉलीमेरिक है, एक्स दिखाने का मतलब है बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड मोनोमर नहीं होता, बोरॉन नाइट्राइड पॉलीमेरिक ही एग्जिस्ट करता। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, हाँ वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हम लोग को हम लोग को दोनों फॉर्म के बारे में चर्चा करनी होती है, तो एक ही फॉर्म पर नहीं बोले, लेकिन प्रिपरेशन पर हम लोगों को इंडिविजुअली नहीं जाना। पहले क्लियर हो गया ये चीज? तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था हमारे लिए। अब आइए B2H6 में और भी ढेर सारे रिएक्शंस हम लोगों ने कर डाले हैं। रिएक्शंस ऑफ B2H6 ये तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, फिर भी एक बार और लिख दे रहे हैं, थोड़ा याद कीजिए जल्दी जल्दी। क्या आपने इस पर पानी डाला है या नहीं? बोलिए, क्या बनेगा? हाँ गुड, H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस आएगा या नहीं? हाँ बिल्कुल आएगा। अब बताइए, अगर आपने ऑक्सीजन कंबशन कराया है तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ H3BO3 ना, इस बार कोई और चीज साथ में नहीं आने वाला, ये भी हम लोगों ने किया है। अगर आप मान लो इसमें NaH डाल दिया हमने, सोचो क्या होगा? दिमाग लगाने वाला, क्या होगा? NaBH4। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। NaBH4 कैसे कैसे आपने पता किया? हाइड्रोडिक एजेंट है, हमने करवाया हुआ है। NaH जो है वो क्या है? हाइड्रोडिक एजेंट है। तो हाइड्रोडिक एजेंट का क्या मतलब हुआ? H माइनस सप्लाई करेगा ये, दैट इज सप्लाइंग H माइनस, और H माइनस आपका लुईस बेस हो गया अटैक करने के लिए। तो अब ये इसका क्लीवेज करेगा, तो क्लीवेज करेगा तो आपके पास दो पार्ट है। क्या क्या पार्ट है जरा ध्यान दे? BH2 प्लस और BH4 माइनस ना, जरा ध्यान दे। तो BH2 प्लस में एक H प्लस अटैक, H माइनस अटैक करेगा, और दूसरा H माइनस, दो ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो एक H माइनस और अटैक करेगा। तो ये भी क्या हो गया? अच्छे से जोड़े, ये भी बन गया BH4 माइनस। तो यहां से फाइनली एक ही चीज आया BH4 माइनस, और उसको स्टेबलाइज करेगा कौन? समझ में आया? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। NaBH4। अच्छा, B2H6 पर सोचिए यदि क्लोरीन डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दिमाग लगाइए। क्लोरीन अगर डाल दिया जाए, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अगर हमने ऐड कर दिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमारा जो H माइनस 1 में है, हाँ BCl3 प्लस H2 नहीं हो जाएगा? क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिड्यूस हुआ, तो वो बोरॉन के साथ चला जाएगा, BCl3 प्लस H2। और आप याद कीजिए B2H6 बनने का तरीका यही था, लेकिन उस समय में हम लोग इसको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में हमने रखा था, तब जाके वो B2H6 आया था। किए थे ना हम लोग एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन में गया था। एनीवेज आइए, अच्छा सोचिए इस पर अगर हमने बहुत तरह का लेविस बेस ऑलरेडी रख दिया। अच्छा एक ये देख लीजिए, अगर आपने मिथेनॉल रख दिया, अब दिमाग लगाइए,
ये वैसा ही प्रोडक्ट देता है जैसा प्रोडक्ट अगर आप, हाँ सिमेट्रिकल क्लीवेज, क्योंकि ओ पर दो लोन पेयर है ना और एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट की तरह देता है। फर्क ये है, एक अंतर क्या है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन अटैच है किससे, ओ के साथ अटैच है, और वहां पर B2H6 है, तो इसका प्रोडक्ट देखिए ये आ जाएगा आपका उसी तरीके से जैसे आप OR2 इस्तेमाल करते हैं, डाइमिथाइल ईथर आपने इस्तेमाल किया था, तो क्या हो जाएगा BH3 कोऑर्डिनेट कौन किया, OMe2 ना, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाँ OCH3 उस तरह का प्रोडक्ट ये देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसीलिए एक अलग तरीके का था तो हमने डिस्कस कर दिया हाइड्रोजन सा नहीं छोटू। फिर रीअरेंजमेंट होगा जिसके बाद BH3 के साथ OMe2 अटैच होगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी इस पर क्या डालते, डाइमिथाइल ईथर, तो भी यही आता, लेकिन उस केस में क्या लिबरेट नहीं होता, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता। हाइड्रोजन के लिबरेशन के पीछे का फैक्टर क्या है, कारण क्या है, B2H6 बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, B2H6 बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए एनीवेज, एक ये IIT एक बार पूछा था, बस ऐसे ही लिख लें, कोई जरूरत नहीं है, KOH डालने पर KBO2 बनता, लेकिन जरूरत नहीं है, ये काफी पुराना IIT का क्वेश्चन, हमारे लॉन्च होने से भी पहले, काफी पुराना क्वेश्चन है, बस KOH डालने पर, बाकी उसका यूज नहीं है, यूजेस ये सारे रिएक्शंस के जो ऑलरेडी हमने किया, ठीक है। तो चलिए B2H6 की कहानी हो गई, अगले कंपाउंड्स में हम लोग को चला जाए। नेक्स्ट कंपाउंड थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस कर लिया जाए, किस पर 10 मिनट डिस्कस करते हैं, B3N3H6 नेक्स्ट कंपाउंड। B3N3H6, ये वाला आप देख लीजिए, एक बार हम दिखा दे रहे हैं, आप वो IIT का क्वेश्चन था ना, अभी वही हम चेक कर रहे हैं, कौन वाला, वही हम चेक कर रहे थे मेरे पास है कि नहीं, ये देखिए कौन सी बुक है, विल्किंसन कॉटन की बुक इसको हम लोग बोलते हैं, ये देख रहे हैं ना, नजर आया, विल्किंसन कॉटन की बुक बोलते हैं, ये बेसिक वाली। नजर आ रहा होगा, नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिख रहा, सब तो विजिबल, देखिए पढ़ के ये देखिए 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 देखिए, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3 center 2 electron BHB bridges are sites of nucleophilic attack. Small amines such as NH3, नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा कर दें और, अब विजिबल है, देखिए स्मॉल अमाइंस सच एज, ध्यान से देखिए अंडरलाइन हमने किया हुआ, और ये अंडरलाइन हमने उसी टाइम किया था जब पहली बार हमें मिला था। स्मॉल अमाइंस सच एज NH3, अगला क्या दिया है, मोनोमिथाइल डेरिवेटिव, एक मिथाइल लगाया, एंड देखिए ना अगला 2 मिथाइल भी लगाया, गिव अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डायबोरेन, याद आया IIT का क्वेश्चन, किसी बुक में नहीं है, यहीं से उठाया हुआ है, एज इन रिएक्शन 12,5,10, कहीं होगा वहीं नीचे है, तो ये तो नॉर्मल अमोनिया वाला है, लेकिन देखिए यहां पे ये वाला भी और ये वाला भी है, द बोरोनियम आयन BH2 प्लस को बोलते हैं हम लोग, आर टेट्राहेड्रल अंडरगो, ठीक है वो हो गया। अब नीचे देखिए लार्ज अमाइंस सच एज, नजर आया कौन वाला, CH3 होल 3 एंड pyridine
pyridine भी बड़ा है। इस तरह का गिव सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डायबोरेन एज इन रिएक्शन दिस। आया समझ में? रिएक्शंस बहुत सारे हैं, B2H6 प्लस Na का भी रिएक्शन है यहाँ, NaBH4 प्लस मतलब नहीं है उससे। मतलब अच्छी किताबें पढ़नी बहुत जरूरी। इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेवकूफ बनाना सबसे आसान, सबसे आसान, या यूं समझ लीजिए अपना एक्सपीरियंस कहता है सबसे आसान सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि अगर आप इसको, वो जेडली की किताब है एक, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस जेडली, आप लोग सुने? हाँ, बहुत सारे लोग सुने। अब तो ये हाल हो गया, आप लोग यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स है ना, अब तो अच्छी किताबों का नाम धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा। हम लोग अपने टाइम में मैथ्स बनाते थे तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग अलग अलग बुक बनाते थे, अच्छे से याद अभी भी। कैलकुलस बनाते थे आईए मेरून से, एसएल लोनी हुआ करता था कोऑर्डिनेट और ट्रिगो के लिए, एलजेब्रा के लिए बनाते थे हॉल एंड नाइट। आदमी का नाम है, ऑथर है ये सब, गलिया नहीं रहे आपको। हाँ, मेरा मैथ्स है तब ना बायो वाले को गली आते हैं। तो फिजिकल हम लोग को अच्छे से याद है, फिजिकल केमिस्ट्री दिनों पढ़ते थे, डेरे लिविंग की एक किताब आती थी, कहां गायब हो गया बताइए। इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक बुक हुआ करता था हम लोगों का पहले, जेडीली बेसिक बुक हुआ करता था। ऑर्गेनिक में बेसिक बुक हर स्टूडेंट रखता था जो ठीक ठाक प्रिपरेशन करता है, मॉरिसन बॉयड उसको पढ़ना ही पढ़ना था। आप लोग को तो मॉरिसन बॉयड कोई बोलेंगे तो कॉलर वॉलर पकड़ लोगे, कौन सा बेसिक किताब थी। और एक सोलोमन की भी बुक खूब स्टूडेंट्स, लेकिन सोलोमन तब भी उतना नहीं था जितना मॉरिसन बॉयड बहुत अच्छी बुक मानी जाती थी। तो लोग अलग अलग तरीके के किताब बना, बहुत सारे किताब पढ़े जाते थे। आप लोग तो एकदम गायब कर दिए। जेडली अपने बुक में एक बड़ी अच्छी चीज लिखता है, डिजिटल पैनल होने का ये फायदा है, कभी कभी कुछ रहे तो हम दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, ये जेडली भाई साहब वाली किताब है ना, ये इंडिया में सबसे ज्यादा पहले चलने वाली इनऑर्गेनिक की बुक थी। अब नहीं, अब तो क्या है, अब तो असाइनमेंट चलता है ना लोगों का, आप लोग वही वाला पढ़ के बड़े होते। देखिए इस पे क्या लिखा है, ये देखिए, विजिबल है ना? A large amount of chemistry is quite easy. A large amount of chemistry is quite easy, but some is enormously difficult. कुछ जो है काफी ज्यादा वास्ट। I can find no better way to conclude, इससे अच्छा रास्ता मेरे पास नहीं है कंक्लूजन के लिए, then that by the late professor this in his book Calculus Made Easy. I beg to present my fellow fools with the parts that are not hard. तो वैसे वही कहानी है, लोग हमेशा वैसे चीजों को पढ़ा करके बेवकूफ बनते भी हैं और बना भी दिए जाते हैं जो पार्ट क्या है, इजी है, इजी है, उसको पढ़ के बड़ा आराम से बेवकूफ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको मास्टर करना है तो आप जो एनॉर्मसली डिफिकल्ट एरिया है उसको कीजिए, नहीं तो मूर्खों को फॉलो कीजिए। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी कैसे हैं? अच्छे हैं ना आजकल? फिर मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं, समझ रहे हैं, हम लोग उन्हीं पर तो टिके हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में फिर एक आध चैप्टर कट करेंगे, केमिस्ट्री हट जाए तो इजी हो जाएगा, फिर हम लोग भी कुछ काम धंधा दूसरा रोजगार ढूंढेंगे ना। मेरा तो फिर भी हो जाएगा, कुमुद सर का क्या होगा? कुमुद सर से तो चाय भी ना बिके, वो खुद पी जाएंगे अपने। हम तो चाय भी बेच के जीवन यापन कर सकते हैं, और तुम लोग किस लिए हो? हा? क्या हो जाए? अगला पीएम। हाँ, सीधा बेच दें, सब कुछ बेच देना। तो वही है, अगर आप इनऑर्गेनिक को सही से करेंगे ना तो
आपको टाइम लगेगा, बाकी क्या है आप निपटाते जाइए, कुछ है ही नहीं फिर ऊपर से बोलिए। B2H6 प्लस, हाँ हाँ, किसमें? हाँ HCl, HCl ही बनेगा, H2 क्यों बनेगा? हाँ तो क्या हमें क्या लिख दिया पीछे? अरे रे, इस प्रोसेस से बनेगा, इस प्रोसेस से HCl लिखना है ना, ठीक है। अरे H-1 है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अच्छा जीरो ले गए, चले गए थे, +1, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्लोरीन का रिडक्शन। चलिए आइए किस पर आ जाए हम लोग अब? B3N3 क्या आ गई क्या? आइए, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है आपके पास, कहां लगेगा? अभी भी किसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है? यदि आपका यह स्ट्रक्चर है तो इस वाले स्ट्रक्चर में आप इसको बोराजीन नहीं कह सकते, इस स्ट्रक्चर को हम बोराजीन, इसीलिए हमने बोला कि B3N3H6 को हमेशा बोराजीन, नया वाला यूट्यूब में क्या चल रहा है, B3N3H6 इज कॉल्ड बोराजीन। कब बोराजीन ये कहलाएगा? जब हमारा 2p पाई और 2p पाई का बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग समझ रहे हैं आप? तो अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा हर जगह, नहीं आएगा? और किस पर प्लस लगेगा और किस पर माइनस? N पर प्लस और B पर, ये बैक बॉन्डिंग हुआ, जिसमें आपने क्या किया है, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पेयर को कोऑर्डिनेट किया है, और ये सिग्मा ओवरलैप है, लेटरल ओवरलैप है कि एक्सियल है? हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों तरह के हो सकते हैं, सिग्मा वाले भी और पाई वाले भी, दोनों तरह के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिग्मा, जैसे हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड आपका सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी, वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी, डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ ओवरलैप पर, किस तरह से ओवरलैप कर रहा है। अगर वो एक्सियल कर रहा है तो सिग्मा, और अगर साइडवेज कर रहा है तो पाई हो, ठीक है। तो आ जाइए इस पर फिर से प्लस और माइनस, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बोराजीन या बोराजोल, ZOL, और ये वाला हमारा क्या लाया, इनऑर्गेनिक बेंजीन, स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन। अच्छा, ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? ज्यादा। एरोमेटिक है, एंड लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, सॉरी मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। अच्छा एक पॉइंट और, इसके और बेंजीन के, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे प्रॉपर्टी सिमिलर होती, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, क्योंकि चार्ज सेपरेशन है ना।
स्टेबलाइज की बात नहीं, स्टेबलाइज करके तो आप पाई बॉन्ड ही बना रहे हो ना, लेकिन जैसे ही आप कोऑर्डिनेट करते हैं, बैक बॉन्ड करते हैं, तो क्या लाते हैं, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन, इसलिए बेंजीन से क्या होगा, ये कम स्टेबल और मोर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी आती है भाई, रेजोनेंस में आप पढ़े हैं, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर एक में चार्ज सेपरेशन और एक में चार्ज सेपरेशन, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिंग फॉर्म्स। हाँ छोटू, बैक बॉन्डिंग को ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग चीज है और बैक बॉन्ड अलग चीज है। जो बैक बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में होती है, लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सारे के सारे बैक बॉन्डिंग नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। BH4 माइनस में आप कोऑर्डिनेट कराए, H3O प्लस में आप कोऑर्डिनेट कराए, तो क्या ये सब में बैक बॉन्डिंग है, नहीं है। तो सारे बैक बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं। हाँ जिसमें, हाँ वहां बोल सकते हैं क्या छोटू, हाँ बिल्कुल। चलिए तो अब हम लोग B3N3H6, अब इसको पहले नोट कीजिए, फिर आपको टाइम लगता है, जल्दी से नोट कीजिए। तो बेंजीन और बोराजीन, इन दोनों के प्रॉपर्टीज में काफी सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर भी सिमिलर है काफी हद तक। बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में पीरियोडिक टेबल में कार्बन का पोजीशन है ना। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, देखिए BCl3 प्लस अगर आप NH4Cl करते हैं, ध्यान दीजिए, BCl3 प्लस, तो यहां से प्रोडक्ट एक बनता है B3N3, ध्यान से, H3Cl3, आराम से, B3N3H3, इसको आप सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैसे, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं कि H6 की जगह 3 कौन आया, तो सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन है। अब आप ये बताइए, इस वाले स्ट्रक्चर में ये क्लोरीन किस पर है, इस वाले स्ट्रक्चर में क्लोरीन किस पर है, बोरॉन पर क्लोरीन है या नाइट्रोजन पर क्लोरीन, समझ रहे हैं आप। इस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कहां पे, बोरॉन पे हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन पे है, नाइट्रोजन पे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आपको समझ में आएगा। अगर बोरॉन के साथ हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, और यहां जो आपका है वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। क्लियर हो गया। अब आप ये प्रोडक्ट से वापस बोराजीन बना सकते हैं जब इसमें H- ऐड होगा, हाइड्रोडिक एजेंट लगा देंगे। आया समझ में, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट हो। पहले इसको समझिए, इसमें कंफ्यूजन क्या है, इसमें पहला कंफ्यूजन क्या है कि इसको लोग बनाने के चक्कर में ट्राई मारते रहेंगे, H को कभी B पे लगाएंगे तो कभी N पे लगाएंगे। H किस पे लगेगा, किस पे लगेगा, N पर, क्योंकि अगर आपने H को किस पे लगा दिया, B पर, तो उस H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1। और अभी हमारे इस रिएक्शन में कहीं भी H- नहीं, तो और बोरॉन क्या है, +3, इसलिए बोरॉन पर हमें H नहीं लगा सकते हैं, सॉरी, बोरॉन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, Cl, तो B के साथ Cl जाएगा, N के साथ Cl, तो 3B पर 3 Cl और 3N पर 3। क्लियर हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। अब आइए, हमने बोला कि अगर इससे हमें क्या बनाना, बोराजीन बनाना, तो ऑब्वियस सी बात है बोराजीन बनाने के लिए अब H कैसा चाहिए, -1 वाला,
इसलिए यहां पर एडिशन ऑफ समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोडिक एजेंट जो होता है लोग वो, और आप इसको ऐसे लिख दें प्लस NaBH4 दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि NaBH4 में क्या है, भर भर के H माइनस है ना, Na प्लस और BH4 माइनस। तो अब जब ये ऐड होगा मतलब क्या हुआ हमारा फाइनली, दैट इज BCl3 प्लस NH4Cl, गर्म किया गया, क्या आया B3N3H3Cl3, और ये सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन हुआ, बोराजीन हुआ ध्यान से, और फिर इस पर हमने क्या ऐड किया NaBH4, तब हमारा क्या बन गया B3N3H6 बन गया। आराम से रुकेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्लियर हो गई ना चीजें? अब भाई ये जो B3N3H6 है, अब IIT वाला एक क्वेश्चन आते हैं, इस पर अगर HCl ऐड किया जाए तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और ये देखो प्रोडक्ट कहां तक पहुंच सकता है, B3N3H9Cl3। दिमाग लगाओ कैसे, नेट नहीं नेट, हाँ पाई बॉन्ड हट जाएगा, पाई बॉन्ड हट जाएगा, उसको कौन सेटिस्फाई कर देगा, हाइड्रोजन। तो जरा सोचो बी कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 आपने पढ़ा, और एन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, तो आपके पास 3 बी है और 3 एन है, तो 6 ना आ गया आपके पास। तो आप 6 में कितने एटम्स की कैपेसिटी आपके पास है, 12 सब्स्टिट्यूशन की कैपेसिटी है ना, बाकी तो रिंग हो गया ना, आप समझ गए, 9 + 3। तो इसके स्ट्रक्चर पर आ जाइए, यही IIT का क्वेश्चन था, अब इसके स्ट्रक्चर पर आ जाइए, दिमाग लगाइए, बोलिए 3B, ठीक है, आ जाइए। क्या बैक बॉन्डिंग करें अपन या नहीं करें, हम सारे बी पर माइनस ले, एन पर प्लस ले, लेकिन अब माइनस लेके 4 बॉन्ड बनाए और प्लस लेके भी 4, तो सारे एन को पहले आप 2-2 हाइड्रोजन दे दें, कितना हाइड्रोजन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, 3 हाइड्रोजन, और वो 3 किसके पास जाएगा, लेकिन क्या बोरॉन अभी 1 बॉन्ड और बनाएगा या नहीं, इसलिए वो Cl भी किस पर आएगा, आया समझ में। ये कौन सा कंपाउंड हमारा B3N3H9Cl3। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बोराजीन का जब हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए था उनको। और एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन का क्या आइसोमर्स होगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस आएगा, हम देंगे आपको, आप डीपीपी बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस आएगा, फिर आप अपना दिमाग लगाते रहिए। पहले क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। किस वाले केस में क्लोरीन क्या कर रहा, नहीं नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल 3 ही क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन में तो एक एक क्लोरीन ही ऐड होगा, वहां पे ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बॉन्ड है। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पर, एक थोड़ा सा Bn होल एक्स ना, बोरॉन नेटवर्क। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं,
बताया हुआ है क्या? सॉफ्ट और हार्ड। चलो थोड़ा सा 2 लाइन बस डिस्कस तब ऐसे ही करते, अगर हमने बताया होगा छोड़ दो। एक BN होलेक्स स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, हाँ लग रहा है। और दूसरा BN होलेक्स, हाँ स्ट्रक्चर लाइक डायमंड, हाँ ड्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन के समय में डिस्कस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये वाला ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर है और ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है और ये काफी हार्ड, काफी हार्ड। पहले बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल किया जाता था बहुत पहले, लेकिन अभी इस्तेमाल अब नहीं होता। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, किस तरह से होगा? बी एन बी एन बी एन होगा, और आप समझ गए क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहीं से अगला रिंग स्टार्ट हो जाएगा, बी एन एन बी एन, फिर यहां डबल माइनस प्लस डबल माइनस और प्लस, इस तरह से आएगा। फिर यहां से अगला रिंग स्टार्ट आप कर देंगे, क्या आ जाएगा? बी एन इस तरह से, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहां हो जाएगा डबल, और कहीं एक बॉन्ड गड़बड़ हुआ आपका ड्रॉ, ये अच्छा हाँ ठीक है सही, हाँ सही, डबल सिंगल डबल, फिर अगले रिंग का वहां पे आ जाएगा। चलिए खैर, तो इस तरह से हमारा इसमें sp2 क्या होगा? हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, और ये प्लेनर सीट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ढेर सारे प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे, जैसे कहां पर स्टैक थे? ग्रेफाइट में। तो ये प्लेनर सीट स्ट्रक्चर। और इस वाले में क्या हमने बोला था? इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, ये काफी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसमें बैक बॉन्डिंग आपका नहीं होगा। फिर बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, फिर वहां से वापस नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लेगा? 3। इस तरह से ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू ऑन होगा। जब भी बोरॉन वाला आएगा तो थोड़ी दूर के लिए वहां पर BN3 वाला यूनिट प्लेनर होगा, अरे प्लेनर होगा ना थोड़ी दूर के लिए, लेकिन जैसे नाइट्रोजन वाला आएगा तो फिर वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, इस तरह से वो फैलता जाएगा। तो इस पर भी हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, उतना ज्यादा हम लोगों को डिस्कशन इसमें डिस्कस। हाँ, बाकी हमने हाइड्रोलिसिस के समय में आपको कराया हुआ है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, याद करें किया हुआ डिस्कस ना, BN पर वाटर डाल के इसको अगर गर्म किया जाए हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट होगा? क्या तकनीक था हाइड्रोलिसिस का? टेक्निक +3 -3, बोलो क्या बनेगा? H3BO3 ना, और प्लस अमोनिया आएगा ना। तो BN का ये सब रिएक्शन हम लोगों ने पहले किया हुआ, इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं करनी। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोगों ने 3 कंपाउंड के बारे में मुख्य रूप से लिखा था, बोरॉन फैमिली में आपसे बातचीत होती है। पहला, दूसरा बोरिक एसिड, और तीसरा बोरेक्स। 3 कंपाउंड के बारे में। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड कंपाउंड, कौन सा? बोरिक एसिड। ठीक है, आ जाइए। अब ये काफी इंपॉर्टेंट फिर से स्टार्ट हो जाए। B3N3H6 वगैरह तो बीच में चलते चलते सफर में कंपाउंड आ गया था, उसके बारे में कुछ डिटेल वैसा बहुत कुछ पढ़ना नहीं था, इसलिए उस पर कोई ज्यादा बातचीत नहीं होगी। मेन इंपॉर्टेंट अपना कौन सा आइडिया है? यू क्या लीजिए, डायबोरेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। BOH
ठीक है। बोरॉन क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और बगल में O के पास, तो क्या होगा? इसलिए पहला पॉइंट तो आप बोलेंगे H3BO3 इज स्टेबलाइज्ड बाई कौन सा बैक बॉन्डिंग? 2p पाई, 2p पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज्ड रहेगा। ये पहला ये पॉइंट आपने बोलना है, सही है ना। H3BO3 इज स्टेबलाइज्ड बाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब इसमें जो है वो पार्शियल क्या है, हर जगह पर मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर है। हम लोग बनाने के लिए नहीं ड्रॉ करते हैं, लेकिन तीनों जगह पर मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर। ठीक है, बनता कैसे बोरिक एसिड प्रिपरेशन, उसमें बाद में जाएंगे। बोरेक्स से बोरिक एसिड इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है, बोरेक्स से। तो अभी बोरेक्स तो आना बाकी है ना, तीसरा कंपाउंड Na2B4O7, तो उसमें जाएंगे तो बोरिक एसिड हम लोग बना लेंगे। सबसे पहला अब जो अगला पॉइंट है, इसके एसिडिक नेचर पर काफी बहस होती है और उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जेईई एडवांस 2015 का 2015 का देखेंगे, बड़ा प्यारा बोरिक एसिड पर उसके एसिड कैरेक्टर या बोरिक एसिड के बारे में स्ट्रक्चर पूछा हुआ। हाँ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में और एक बात बताइए, क्या आपको याद है हमने H बॉन्ड में करवाया था प्लेनर शीट स्ट्रक्चर? याद आया? बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता था? प्लेनर शीट स्ट्रक्चर है ना, पॉलीमेरिक था, दैट इज पॉलीमेरिक फॉर्म एग्जिस्टेंस। याद आया? और पॉलीमराइजेशन किस चीज के थ्रू होता था? एच वेंडरवाल नहीं, क्या बात कर रहे हैं, H बॉन्ड ना। पॉलीमराइजेशन किस फोर्स के थ्रू? एक बोरिक एसिड दूसरा बोरिक एसिड हमने करवाया है, वो रिंग बनते चला गया था ऐसा, तो H बॉन्ड के थ्रू ना। ब्रैकेट में आप लिख देंगे। और इंटर की इंट्रा, इंटर या इंट्रा, इंटर, दो बोरिक एसिड के बीच में, तो पॉलीमराइजेशन occurs through intermolecular H bond। अच्छा, हमने करवाया था क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में, ये पूछा हुआ था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना। अब प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इज ड्यू टू, हाँ, प्लेनर स्ट्रक्चर जो हुआ बोरिक एसिड का वो ड्यू टू H बॉन्ड हो गया। प्लेनर स्ट्रक्चर इज ड्यू टू H बॉन्ड। अच्छे से करवाया है, खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे उस समय। और 3D स्ट्रक्चर इज ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स। ग्रेफाइट के केस में भी पूछा जाता है, उसका प्लेनर स्ट्रक्चर किसके कारण होता? ग्रेफाइट का प्लेनर स्ट्रक्चर किसके कारण ना? प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। प्लेनर स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो हर जगह जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की चीजें हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स के कारण, और प्लेनर स्ट्रक्चर है कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। यहां भी प्लेनर स्ट्रक्चर है H बॉन्ड के कारण, लेकिन 3 डायमेंशनल है वैन डर वाल्स फोर्स के कारण। ठीक है ना। ढेर सारे बोरिक एसिड जुटे हुए हैं और इस लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल्स फोर्स। अभी जो फिलहाल जुटा हुआ किस बॉन्ड से? H बॉन्ड ना, और बीच में वैन डर वाल्स फोर्स येलो लाइन से देखिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, इस तरह से होगा, फिर वैन डर वाल्स फोर्स नीचे। ठीक, अब आइए कहां पे? बोरिक एसिड वाले में मल्टीपल बॉन्ड को, तो वो डबल आप दिखा नहीं सकते ना छोटो,
परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है ना वो, क्यों? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड हो जाएगा ना, फिर तो वो H प्लस देना स्टार्ट कर देगा ना, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। चलिए, बोरिक एसिड लुईस एसिड है, बोलिए। वीक मोनोबेसिक नॉन प्रोटॉनिक लुईस एसिड। अच्छे से सीखिएगा, बड़े काम की बातें हो रही है। बोरिक एसिड क्या है? पहले वीक, कैसा एसिड है? वीक। फिर उसके बाद मोनोबेसिक। आप मोनोबेसिक का मतलब समझ रहे हैं? जो एक H प्लस देता हो, जैसे H2SO4 कितना बेसिक है? डायबेसिक, डायबेसिक है ना। और तीसरा नॉन प्रोटॉनिक। नॉन प्रोटॉनिक मतलब जो H प्लस देता ही नहीं। तो पहले तो बात है मोनोबेसिक, और फिर बात है सब जेई एडवांस 2015 का सारा क्वेश्चन, एक ही में क्वेश्चन में 4 ऑप्शन शानदार। नॉन प्रोटॉनिक जो प्रोटॉन नहीं देता, जो H प्लस नहीं देता, तो ये मोनोबेसिक भी है और नॉन प्रोटॉनिक भी है। तो कॉन्ट्राडिक्ट फुल है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है ना। और फिर हमने लास्ट में लिखा लुईस एसिड। लुईस एसिड तो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, हाइपोवैलेंट है और वैकेंट ऑर्बिटल है आपके पास, तो लुईस एसिड अपने को समझ में आ रहा है। अब कहानी है, क्या हम लोग बोरिक एसिड को वाटर में डालें तो समान, इसके पास OH है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अगर इसके पास OH है तो अपन क्या उम्मीद करते हैं कि जब पानी में डालो तो ये H प्लस दे दे। अगर हमने वाटर ऐड किया, हम उम्मीद करते हैं कि ये क्या करे? H प्लस दे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण आराम से सुनिए, ये खुद इलेक्ट्रॉन किसको कमी है, तो जहां वाटर में जाके इसको H प्लस देना था, वहां इसके पास एक लालच आता है, पानी के पास, वाटर के पास लोन पेयर है, मेरे पास खाली है। तो हम उल्टा क्या करें, लालच में उसी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना शुरू कर देते हैं, जबकि वाटर का काम था इसको आयोनाइज करना। तो ये खुद के आयोनाइजेशन का इसको एक्टिवेशन एनर्जी हाई लग रहा, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम कौन सा काम करेंगे? जिस प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी हमें लो लग रहा है, जिस प्रोसेस से हमें फायदा, स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने से नहीं। तो ये क्या करेगा, वाटर जब यहां पर अप्रोच कर रहा है तो ये वाटर से उल्टा क्या करता है, लोन पेयर लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आराम से सुनिएगा अच्छे से। ये एक पहला एसिड है जो H प्लस रिलीज करने के कारण एसिडिक नहीं है, OH माइनस गेन करने के कारण एसिडिक है। IIT का क्वेश्चन है, ये H प्लस रिलीज करने के कारण एसिडिक नहीं है, ये OH माइनस गेन करने के कारण एसिडिक। ठीक है, आइए। तो क्या कहानी हो गई, अब यहां पे आया जाए, ठीक से देखिएगा। BOH OH OH, अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में वाटर ने अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया। अब कोऑर्डिनेट को आप तोड़ेंगे, प्लस माइनस में टूटेगा, तो फिर ये यहां पर क्या देगा, H प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने बोरिक एसिड को वाटर में डाला, ध्यान से सुनेंगे, तो हुआ क्या, बजाय H प्लस देने के ये कन्वर्ट, बोरिक एसिड को आप क्या बोल सकते हो, BOH। आराम से सुनिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ज्यादा इसमें गलत पढ़ाई होती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, BOH का होल 4 माइनस, और फिर क्या निकलेगा। एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है,
और पढ़ाई यही होती कि ये होता है। मतलब पढ़ाई क्या होती है, देखो जी, डायरेक्ट ये नहीं होता है, ये होता है, एक्चुअली ये भी नहीं होता। लेकिन ये रिएक्शन हो जरूर रहा है, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है। मतलब इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। नहीं समझे? अभी भी ये क्या है इस रिएक्शन की, नेग्लिजिबल फिजिबिलिटी। लेकिन चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने इसको क्या किया, फिजिबिलिटी में कंसीडर किया। तो अगर हमने कंसीडर किया तो आप क्या देख रहे हैं, एक H प्लस दिया, वाटर में जाके अल्टीमेटली एक H प्लस आया है ना। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? वाटर में जाके अल्टीमेटली एक H प्लस आया ना, तो अल्टीमेटली जब H प्लस आया तो हम ये तो लोग कह ही सकते हैं ना कि पहले सर इसको छोटा कर लीजिए, कि नहीं कह सकते हैं? फट गया, अब टेंशन नहीं लीजिए, नहीं फटेगा। आ जाइए, हम लोगों की भाषा ही मतलब बहुत बढ़िया है, अलग तरीके का नहीं है। फट गया भाई, पिक्चर का पिक्सल टूटता है, हम लोगों की यहां पिक्चर फट जाता है नहीं। अच्छा, दूध है तो देखिए यहां पर अल्टीमेटली जो चीज हुई वो ये है कि अल्टीमेटली ये तो क्लियर हुआ कि H3PO3 बिहेव्स एज, ध्यान से, बिहेव्स एज नहीं मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड नहीं बिहेव किया। आप ये बताइए यहां पर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स, क्या हुआ, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स। जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन है, उसमें वन और मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ये इनकरेक्ट है। वाटर का आयोनाइजेशन हुआ है, सेल्फ नहीं हुआ। सेल्फ का मतलब खुद से, खुद से पानी का कहां आयोनाइजेशन हुआ, बोरिक एसिड के कारण हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स, हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। आप ये लाइन लिखेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। आप समझ रहे हैं ना, बोरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण वाटर का आयोनाइजेशन हुआ। ध्यान से अगला पॉइंट, H3PO3 इज 10। अब मोनोबेसिक एसिड इस तरह से क्या हुआ, एक H प्लस दिया ना अल्टीमेटली, मोनोबेसिक एसिड ड्यू टू, ध्यान से, ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस। सही कि गलत? गलत। बोरिक एसिड तो H प्लस लॉस किया ही नहीं है, तो किस वजह से हुआ, ड्यू टू, हाँ वेरी गुड, ड्यू टू गेन ऑफ OH माइनस। समझ में आया? आप देखिए वाटर का दो पार्ट हुआ, वाटर का आयोनाइजेशन हुआ। आप देखिए ना, बोरिक एसिड का BOH3 तो अभी भी सुरक्षित है, उसमें एक OH माइनस जाके ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, OH माइनस ऐड हो गया। तो आयोनाइजेशन किसका है यहां पर, वाटर का आयोनाइजेशन है। वो जो H प्लस पार्ट आया वो कहां से आया, वाटर से आया। और वो पार्ट क्यों आया, क्योंकि बोरिक एसिड ने वाटर के OH माइनस पार्ट को गेन कर लिया। तो बोरिक एसिड एक ऐसा मोनोबेसिक एसिड है जो एक H प्लस दे रहा, लेकिन एक्चुअली किसके कारण, वाटर के कारण। यह मामला पहले क्लियर हुआ? रुक जाइए, बहुत सारी बातें पहले क्लियर करने दीजिए। इसीलिए बोरिक एसिड में आप डायरेक्ट अगर बेस डाल देंगे तो ज्यादा इजफुल रिएक्शन होगा। सोचिए, जो हमने आपको करवाया था एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, आप क्या देख रहे हैं, अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, OH माइनस ऐड कर रहा है। हम पानी का चक्कर अगर नहीं रखते हैं,
डायरेक्ट NaOH ऐड कर देते हैं, तो NaOH का जो OH माइनस पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और BOH होल 3 मतलब H3BO3 डायरेक्ट किसको गेन करेगा। मतलब ये रिएक्शन कौन वाला रिएक्शन, H3BO3 प्लस NaOH वाला रिएक्शन ज्यादा इजफुल और फास्ट होगा किसकी तुलना में, H3BO3 प्लस वाटर की तुलना में। हाँ बिल्कुल ले रहा, लेकिन वाटर से OH माइनस आयोनाइज होना और NaOH का OH माइनस आयोनाइज होना, आप ही बोलिए कौन इजी है, NaOH का OH माइनस आयोनाइज होना इजी। तो ये रिएक्शन आप जब भी लिखेंगे बिना इक्विलिब्रियम साइन के आप कभी नहीं लिख सकते। क्लियर हो गया अच्छे से। अब आइए पॉइंट, तो बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, पता चला। अब उस लाइन को आप याद करें, वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम हमने लगाया है तो वीक होगा। HCl और H2S में क्या अंतर है, HCl जब आयोनाइज होता है वाटर में तो 100% आयोनाइजेशन के थ्रू जाता है H प्लस और Cl माइनस, लेकिन वहीं पर जब H2S आयोनाइज होता है तो वो वीक एसिड है, तो कैसे जाता है H प्लस प्लस HS माइनस या H प्लस प्लस S डबल माइनस, तो इक्विलिब्रियम अपन लिखते हैं वहां पे। तो वीक एसिड हुआ, मोनोबेसिक हुआ, पता चला कैसे, इसने एक H प्लस दिया, लेकिन वो जो H प्लस दिया है वो वाटर के आयोनाइजेशन के कारण, वाटर का यहां पर कोई सेल्फ आयोनाइजेशन, अगला लिखा नॉन प्रोटोनिक, नॉन प्रोटोनिक मतलब अपना H प्लस नहीं दिया, पड़ोसी का H प्लस लाया, सॉल्वेंट का H प्लस इस्तेमाल किया, इसीलिए कैसा एसिड हुआ, नॉन प्रोटोनिक या बोलते हैं अप्रोटोनिक, APROTONIC, अप्रोटोनिक या नॉन प्रोटोनिक मतलब हम प्रोटॉन देने वाले एसिड नहीं है, और लुईस एसिड है। सारी चीजें क्लियर हुई। तो बोरिक एसिड का आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बस बेसिक चीजें हमने डिस्कस करी हैं। अगले क्लास में IIT 2006 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। IIT ने पूछा था इस एसिड को स्ट्रॉन्ग बिहेव कराना, बोरिक को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग, अभी क्या है वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के लिए हमें इन 4 ऑप्शन में से क्या ऐड करना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा, तो हमें क्या ऐड करें हम कि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, ठीक है, आया समझ में ना, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। चलिए अगले दिन करते हैं, थैंक यू, गुड नाइट। PDF भेज दें, आप लिख भी सकते हैं या आप, ठीक है भिजवा दिया जाए, थैंक यू।